चलिए बच्चों, बेसिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमने खत्म किए थे। एक बार जस्ट रिकॉल करेंगे हमने क्या क्या किया था, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट था वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की निकालने का फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन में क्या, एन एस। ये पता है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये पहला फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में हमने सीखा था फॉर्मूला, इसके अंदर एक नंबर लाइन, नंबर लाइन जिसकी बात करेगा, टेल की बात करेगा तो टेल की नंबर लाइन बनाएंगे, हेड की बात करेगा तो हेड की नंबर लाइन बनाएंगे, डबलेट की बात करेगा तो डबलेट की नंबर लाइन बनाएंगे। जिस किसकी बात करेगा उसकी नंबर लाइन, एक ही क्वेश्चन में चार चार नंबर लाइन बन सकती है। अगर हेड की बात करें तो एक हेड की नंबर लाइन होगी, टेल की बात करें टेल की नंबर लाइन हो गई। तो जिसकी बात करेगा उसकी एक नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है और जितने ट्रायल होते हैं वहां तक जाती है, 0 1 2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल की निकालूं फॉर एग्जांपल, एंड 1 टेल की निकालूं, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल की निकालूं, जितनी भी नंबर लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबका सम कितना होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 में ऑर्डर चेंज कर रहा हूं मैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। पॉइंट नंबर 4 में अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हमारे पास कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ये कब होता है, जब वो इवेंट्स कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे हैं हमने क्या क्या किया है। पॉइंट नंबर 6 में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक और खास बात, अगर एंड होगा तो मतलब है इसका मल्टीप्लाई, और होगा तो इसका मतलब है प्लस। इसमें दो और बातें ये हैं कि एंड होगा मल्टीप्लाई तो इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट मिलेंगे, आपको इंडिपेंडेंट इवेंट मिलेंगे, और होगा तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मिलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बस यहाँ यही काम आ जाएगा, एंड दिखेगा तो मल्टीप्लाई और दिखेगा तो एडिशन। पॉइंट नंबर 8, और कौन सा पॉइंट बाकी रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, एक परमुटेशन का भी हम यूज करते हैं इसके अंदर। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताया था, जैसे इलाहाबाद लिखा है, इलाहाबाद। तो जब आप इसके लेटर को इधर उधर करोगे तो अलग अलग डिफरेंट वर्ड बनेंगे। तो कितने वर्ड बनेंगे, कैसे निकालते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने, 9। तो लिखना 9 फैक्टोरियल। जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ए कितनी बार है इसमें, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और एल कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और तो रिपीट नहीं हो रहा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको आता ही है, जैसे मान लो 9 फैक्टोरियल है तो आप इसको क्या लिखोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। और बीच में ही कहीं पे स्टॉप करना हो, 9 इंटू 8 इंटू मान लो 7 पे स्टॉप करना, 1 तक नहीं ले जाना तो रोक दो और फैक्टोरियल लगा दो। तो ये सारे बेसिक पॉइंट हैं जो हमने सीखे हैं अभी तक। 2 बेसिक क्लास के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर ये पॉइंट सीखे हैं, अच्छे से आने चाहिए। ये आते हैं
तो हम आज की क्लास के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज है। मान लो हमने किया, छोटा सा पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, टॉस 3 coins, find the probability of getting 2 heads। देखो भाई, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद एक छोटा सा ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। कुछ लोगों ने क्लास नहीं ली थी तो वो अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। कह रहा टॉस 3 coins, हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की। गेटिंग 2 हेड मतलब एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला तो एग्जैक्टली होता है, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमें आता ही करना। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको एक इवेंट लेट करोगे, लेट ई बी द इवेंट that getting exactly 2 head। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको एक इवेंट लेट करोगे और S be the sample space। ठीक है भाई, तो लेट ई बी द इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ई इवेंट लेट करते हैं और एस बी द सैंपल स्पेस। फिर हम लिखते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। उसका नाम क्या रखा? ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, साथ के साथ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। क्या होता है? एन ई अपॉन में क्या? एन एस। अब हम इसका सेट बनाते हैं, एस का सेट बनाएंगे। कॉइन कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक में दो कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट बनेंगे। 8 को लिखने का तरीका है, 4 बार क्या लिख दो भैया? हेड, और 4 बार क्या लिख दो? टेल। फिर 4 का आधा 2 बार हेड और 2 बार टेल। 2 बार हेड 2 बार टेल। हेड टेल। फिर हेड टेल। ठीक है भाई। फिर उसके बाद 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल। तो ये बन गए 8 के 8। बिल्कुल बेसिक, आपको आता है क्वेश्चन, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टॉस 3 coins, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। हमने 3 कॉइन टॉस करे हैं और बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालो गेटिंग 2 हेड की। 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाले। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको क्या लेट करते हैं? इवेंट लेट करते हैं। लेट कर लिया इवेंट, ई बी द इवेंट दैट गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड और एस बी द सैंपल स्पेस। फिर फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, उसका नाम क्या रखा? ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला लिख दिया एन ई अपॉन एन एस। फिर सेट बनाते हैं, एस का सेट बनाया, फिर ई का सेट बनाते हैं। ई का क्या है? ई क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड किसमें आ रहे हैं? किसमें? एक इसमें और एक इसमें, एग्जैक्टली 2 हेड। तो हेड टेल और क्या है? हेड टेल हेड और क्या है? टेल हेड एग्जैक्टली 2 हेड इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो कितने हैं भैया? 8। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो कितने हैं? इसमें 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। ये तो है बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। क्या है? बेसिक तरीका। क्लियर है भाई? अब जो मेन काम का है वो ये है, ये तो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक है। मेन काम का ये है कि अगर कभी भी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा है? हेड की। किसकी बात? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है? हेड की। अगर ईच ट्रायल में उसकी प्रोबेबिलिटी का होना और उसका ना होना हर ट्रायल में सेम हो, हर ट्रायल में क्या हो? सेम, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये पिछली क्लास में ही बताया था भाई। कह रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है? हेड की बात कर रहा है। तो ठीक है, एक बार टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बार टॉस में कितनी होगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी? 1/2। और हेड ना आने की कितनी होगी? 1/2। फिर दोबारा टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तब भी 1/2 है। तीसरी बार टॉस करोगे तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। यस और नो? इन ईच ट्रायल, अगर हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी जिसकी बात कर रहा है, हेड की बात कर रहा है, हर ट्रायल के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। अगर हर ट्रायल के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो टेल आने की, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। मतलब ये दोनों सेम नहीं। एक ट्रायल में हेड आना कितना? 1/2 और हेड
ना आना कितना 1/2। इन दोनों के सेम होने की बात नहीं कर रहे, तो इत्तेफाकन सेम आ रहा है भाई, हाँ या ना। एक ट्रायल के अंदर हेड आना कितना 1/2 और हेड ना आना कितना 1/2। दूसरी बार ट्रायल करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसमें भी 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। इन दोनों के एक ट्रायल में इन दोनों के सेम होने की बात नहीं कर रहा, हर ट्रायल में इनके सेम होने की बात कर रहा हूं। यानी कि पहले ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे ट्रायल दोबारा टॉस करोगे तो उसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, तीसरी बार टॉस करोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 और हेड ना आने की पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, हेड ना आने की दूसरे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। बात समझ में आ रही है? इनके ये तो इत्तेफाकन सेम आ रहा है भाई, इसके सेम होने की बात नहीं कर रहा। हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी हेड आने की और हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की अगर सेम होगी तो ये जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट हम उन क्वेश्चन में लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? ये तो बेसिक तरीका हमें आता है बेसिक से करना, लेकिन हमें तो यहां तक पहुंचना है। तो सुन लो बात ध्यान से भाई, वो बोल रहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 हेड की। मारो गोली 2 हेड को। तो पहले देखो भाई, क्या हर ट्रायल के अंदर किसकी बात हो रही है? यहां पर हेड की बात। किसकी बात हो रही है? हेड की बात। क्या हर ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? एक बार टॉस करोगे तो हेड कितना आएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार टॉस करोगे तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। तो एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की कितनी होगी 1 में से माइनस करोगे तो कितनी आएगी 1/2। तो हर ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। मतलब हेड आना पहले ट्रायल में 1/2, हेड आना पहले ट्रायल में 1/2, हेड ना आना पहले ट्रायल में 1/2, दूसरे ट्रायल में हेड आना कितना 1/2 और हेड ना आना कितना भैया 1/2। तो हर ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? सेम। और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम। उन क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इन दोनों के सेम होने की बात नहीं कर रहे, तो यहां पे आ रहा है, कहीं पे ना आए। कहानी समझ में आ रही है भाई? तो जिसकी बात करता है, हेड की बात करता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्लियर है भाई? तो कहां पे जो कौन सी बेसिक क्वेश्चन हमने किया, बेसिक तरीका हमें आता ही करना, लेकिन बेसिक से हमें एडवांस लेवल पे जाना है। और एडवांस लेवल क्या बोलता है कि उन टाइप के क्वेश्चन को हम इस पैटर्न से कर सकते हैं। कौन सा पैटर्न? जिन क्वेश्चन के अंदर हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर क्या हो? सेम। हर ट्रायल में, पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, अगले ट्रायल में भी सक्सेस और फेलियर वही होना चाहिए जो पहले ट्रायल में सक्सेस फेलियर है। कहानी समझ में आ रही है भाई? जिसकी बात करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आने को क्या बोलेंगे? सक्सेस। उसके ना आने को क्या बोलेंगे? फेलियर। सुनना बात ध्यान से। तो ठीक है भैया, ये जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो कहां लगेगा? इफ in each case, in each trial probability of success को हम P बुलाते हैं and probability of failure को हम Q बुलाते हैं, आर सेम। किसके सेम? हर ट्रायल में P क्या होना चाहिए? सेम। Q क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन ये P और Q दोनों आपस में बराबर होने की बात नहीं होती है। क्लियर है भाई? क्लियर? इस पे कंफ्यूज मत हो ना। वो क्वेश्चन हमने ऐसा उठाया कि दोनों में सेम है, अभी ऐसे आएंगे जहां सेम नहीं होगा। तो अब जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको वो कहां पे लगेगा पहले तो पता होना चाहिए। बेसिक से तो सारे क्वेश्चन निकलते हैं भैया। दुनिया में प्रोबेबिलिटी निकालने का बस एक ही फार्मूला है जो टीचर आपको देता आया है। 100 में से आपके फेवरेट नंबर कितने? 50। यही तो फॉर्मूला है, यही प्रोबेबिलिटी, और इसी से करते हैं। ये क्या? फेवरेबल। ये क्या? ऑल पॉसिबल नंबर। फेवरेबल अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम। एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन हम अलग अलग सिचुएशन में चीजों को आसान करने के लिए अलग अलग चीजें डिराइव करते हैं, और ये आपको सीखना है, वरना तो इससे करोगे तो बहुत हॉरिबल क्वेश्चन बन जाएगा 4-4 पेज का। कह रहे इन ईच ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q आर सेम। जहां पर भी आपको हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सेम मिल गया, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो बताने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है भाई, ध्यान देंगे, बात नहीं करनी है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है हमें, अगले पेज पे कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। क्या फाइंड करना है? टॉस 3 कॉइंस
find the probability of getting exactly 2 heads. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो रही है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. सुनते रहना. तो एक तो बेसिक तरीका हमने कर लिया. अब किसकी बात कर रहे हैं? हेड की. तो एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार कॉइन टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हेड ना आना, किसी का ना होना निकालना हो तो 1 में से उसका होना माइनस कर दो. 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1/2. तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी. हर ट्रायल में सक्सेस उसको P डिनोट करते हैं और फेलियर को Q डिनोट करते हैं. तो हम देख रहे हैं हर ट्रायल के अंदर कितनी बार सिक्का मर्जी उठा लो, हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर क्या होगी? सेम होगी. यस और नो? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है बता रहा हूं. हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 हेड्स की. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एग्जैक्टली 2 हेड की. तो निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी. 2 हेड आने चाहिए. 3 बार ट्रायल कर रहे हो, तीन कॉइन टॉस कर रहे हो तो एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए. 2 हेड का मतलब एक पहले में हेड आ गया, दूसरे में हेड आ गया, तीसरे में हेड नहीं आया. हाँ या ना? 2 हेड आ रहे हैं क्या इसमें? पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में हेड नहीं. तो इसका मतलब क्या? टेल भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यूज करूंगा क्या? हेड की बात हो रही है तो हेड का होना और ना होना. वो ना होना इसका मतलब टेल है, वो तो अंडरस्टूड है. लेकिन हम इसकी बात करेंगे जिसकी बात कर रहा है हेड की, तो हेड का होना और ना होना. तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एग्जैक्टली 2 हेड की. किसकी निकालनी है? एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए. 2 हेड कैसे आ सकते हैं? पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में हेड नहीं. या फिर क्या हो सकता है? पहले में हेड, दूसरे में हेड नहीं, तीसरे में हेड. एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं. या फिर क्या हो सकता है? या मतलब और. या फिर क्या हो सकता है? पहले में हेड नहीं, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड. तो 2 हेड आने की केसेस है. हाँ या ना? हाँ या ना? एग्जैक्टली हमें कितने हेड की निकालनी है? 2 हेड की प्रोबेबिलिटी. 2 हेड कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड नहीं. या फिर क्या हो सकता है? पहले में हेड, दूसरे में हेड नहीं, तीसरे में हेड. एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं. इसमें पहले में हेड नहीं आया, 2 बारी क्या आ गया? हेड. एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं. तो ये केसेस बने. जब और होता है तो क्या करते हैं भाई? प्लस करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट हेड एंड हेड. हाँ या ना? तो देखो भाई यहां पर जब और होता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं. और इनके बीच में क्या होगा? एंड होगा या और होगा? देखो 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं. पहले में हेड एंड, दूसरे में हेड एंड, तीसरे में हेड नहीं. तो इसमें क्या यूज हो रहा है? एंड हो रहा है. एंड होता तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. और होगा तो प्लस, एंड होगा तो मल्टीप्लाई. तो इसमें और केसेस बने. भाई बात समझ में आ रही है? भाई ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, इसी पे बेस्ड है सब कुछ. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बेसिक से हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए. इसी से हम इजीली कर पाएंगे, वरना बेसिक बहुत लेंथी बन जाएगा. तो सिंपल सी कहानी है कि हमें निकालनी है एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी. तो आपको पता नहीं चाहिए 2 हेड कैसे हो सकता है? 3 बार कॉइन को टॉस करोगे तो कैसे हो सकता है? पहले में हेड आ गया, दूसरे में हेड आ गया, तीसरे में हेड नहीं आया, 2 हेड आ गए. या फिर क्या होगा? एक में पहले में हेड, दूसरे में हेड नहीं, तीसरे में हेड, 2 हेड तब भी आ रहे हैं. या फिर क्या होगा? पहले में हेड नहीं आया, दोनों में हेड आ गया. तो यही केस बनते हैं. और जो केसेस बनते हैं ये होगा या फिर ये होगा 2 हेड के लिए, या फिर ये होगा. या होता है तो बीच में क्या होता है? प्लस. और एंड आएगा तो क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं. पहले में हेड एंड, दूसरे में हेड एंड, तीसरे में हेड नहीं. तो इनके बीच में क्या साउंड कर रहा है? एंड. 3 कॉइन टॉस कर रहे हो ना. अच्छा अगर ऐसे बोलोगे तो पहले में हेड या दूसरे में हेड या तीसरे में हेड नहीं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो एक ही हेड आ रहा है. पहले में हेड या दूसरे में हेड या तीसरे में हेड नहीं. इसका मतलब क्या है? एक ही हेड आ रहा है. 2 हेड तो तब आएगा जब 3 कॉइन टॉस करोगे. पहले में हेड एंड, दूसरे में हेड एंड, तीसरे में हेड नहीं. तो एग्जैक्टली 2 हेड हो गए. तो इसके बीच में एंड साउंड कर रहा है, इसके बीच में क्या है? और. या तो ऐसा होगा 2 हेड के लिए, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड नहीं. या फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड नहीं, तीसरे में हेड. समझ रहे हो बात भाई? बात समझ में आ रही है? पक्का ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए. तो ठीक है भैया. और होता है तो प्लस करते हैं. इनके बीच में एंड साउंड कर रहा है तो मल्टीप्लाई होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट एंड प्लस. इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्लस. इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. सुनते रहना भाई. अब ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हैं.
हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन में कितनी है 1/2 और हेड ना आने की कितनी है 1/2। तो ये कितना है 1/2, ये भी कितना है 1/2 और ये भी कितना है हेड ना आना 1/2 प्लस हेड आने की 1/2 एंड ये भी 1/2 और ये 1/2 एंड प्लस ये क्या है हेड ना आना 1/2 हेड आना 1/2 इनटू में हेड ना आना 1/2 आना 1/2 आना 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा भाई, ये कितना हो गया 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल्स टू क्या 3/8। हमने जो वैसे निकाला था क्वेश्चन बेसिक से तो कितना आया था आंसर 3/8 ही आया था। अब इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा आना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ये करना ही पड़ेगा, कहां पे करना ही पड़ेगा वो बताने वाला हूं और कहां पे इससे बच जाओगे इतने बड़े से वो भी बताने वाला हूं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसी को मैं क्या कर सकता हूं, एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया बेसिक, ये एक एडवांस लेवल हो गया, इसी को हम छोटा कर सकते हैं। देखना भाई, सुनते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड ना, एग्जैक्टली कितने हेड चाहिए 2 हेड। तो ठीक है, तो ऐसा हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में हेड नहीं। फिर इसी के तो केसेस बन रहे हैं, देखो हेड हेड क्या है हेड नॉट, फिर क्या बन रहा है ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आया, ये इधर आया, वही चीज है बिल्कुल बिल्कुल सेम, तीनों एलिमेंट है बिल्कुल सेम, बस ये इधर उधर हो रहे हैं, ये भी वही तीनों है, बस ये इधर उधर हो रहे हैं। और जब इधर उधर करते हैं तो क्या बनते, क्या होता है परमुटेशन, क्या होता है परमुटेशन। तो ये कितने तरीके से इधर उधर होंगे बस वो तरीके लिख दो। तो आप देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/8 आ रही है, एक पार्ट की, दूसरे पार्ट की भी 1/8, तीसरे पार्ट की 1/8। तो क्यों मैं सबको निकालूं, बस एक निकाल के 3 से गुणा कर दूं ना, 3 बार है भाई, एक निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/8 और कितने है ये, इसकी भी 1/8 होगी, इसकी भी 1/8 होगी, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/8 सीधा आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, सुनना सुनना ध्यान से। तो यहां पे मैं बच सकता हूं, क्यों बच सकता हूं, उसका कारण यह है कि किन केसेस में आपको बचना है। ऐसे तो सारे केस बनेंगे और सारे और होगा तो प्लस प्लस करेंगे, एंड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर जो हो रहे हैं केसेस बन रहे हैं हेड 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 नॉट, फिर दूसरा केसेस क्या है कि यहां पे हेड नॉट फिर हेड, फिर उसके बाद यहां पे हेड नॉट फिर हेड, तो यही तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो कितने तरीके से घूम रहे हैं वो तरीके पता लगा लो, कितने तरीके से घूमेंगे, हेड 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 नॉट, यही भाई इसमें लास्ट में हेड नोट आया और इन दोनों में हेड आया, या फिर सकता है पहले हेड नोट आ जाए फिर इन दोनों में क्या आ जाए हेड आ जाए। ये कितने तरीके से घूमेंगे इसको पता लगाते हैं। 1 2 3 कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट, तो क्या लिखो 3 फैक्टोरियल, क्या लिखो 3 फैक्टोरियल। कौन रिपीट हो रहा है हेड हेड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कितने फैक्टोरियल से डिवाइड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप एंड 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप, ये कट गया तो क्या 3 बेस। यानी कि जो एक है वो कितने तरीके से घूमेगा 3 तरीके से। तो मुझे अलग अलग तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, एक को निकाल दो और किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, हाँ या ना। 3 से क्यों कर रहे हैं पता लग रहा है भाई, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वही इसकी भी होगी, वही इसकी भी होगी, तो 3 गुना हो जाएगा ना 3 टाइम्स। तो जितने तरीके से घूमेगा उतने टाइम्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक की निकाल के, हाँ या ना। और कितने तरीके से घूमेगा कैसे पता लगेगा बाय द परम्यूटेशन। क्लियर है भाई। तो ये मुझे इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हेड हेड और फिर हेड नोट, कि इसमें सारे केस बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता जो भी केस बनेंगे इनको घुमा फिरा के बनेंगे। तो इसी को हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब एंड है, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ h इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ h इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ h नॉट। सिंप्लीफाई करते हैं 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, इसकी कितनी 1/2, तो कितना आ गया भैया 3/8। इतना बड़ा करने से ये आ गया, समझ में आई बात भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहां पे मैं 3 टाइम्स करूंगा कहां पे नहीं। तो समझ लो भैया कि यहां पे जो चीजें हैं वही अगला केस भी इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बनना चाहिए, अगला केस भी इन्हीं तीनों चीजों से मिल रहा है, बस ये इधर उधर घूम रहे हैं। तो वहां पे इसका परमुटेशन निकाल के उतने से गुणा कर दोगे। लेकिन अगर ये अलग अलग होंगे, अगर ये कुछ और होता, समझ रहे ऐसे होता A नॉट B C, फिर होता A B नॉट C, फिर होता A B C नॉट। क्या इसमें मैं 3 गुणा कर सकता था? मान लो ये है भाई, ध्यान देना भाई प्लीज, मैं बोल रहा हूं जिसके ऊपर नोट लिखा है वो कुत्ता नहीं है, जिसके ऊपर नोट लिखा है वो कुत्ता
नहीं है, और बाकी दोनों कुत्ते हैं। तो ये कुत्ता नहीं, ये दोनों कुत्ते, या फिर क्या हो सकता है, ये कुत्ता नहीं, या फिर ये कुत्ता, या फिर क्या हो सकता है, ये कुत्ता और ये कुत्ता नहीं। क्या मैं इसके अंदर इनको घुमा सकता हूं? बताओ बताओ, हाँ या ना। क्या ये तीनों घुमा तो मैं तब सकता जब केसेस क्या बनते, यही इधर उधर जाता। क्या ए कुत्ता नहीं बी और सी कुत्ते। तो अगर मैं क्या केसेस बनाता, बी आगे आता और ए नॉट यहां आता और सी, और क्या बनाता, ए नॉट बी सी तो हो गया, बी सी ए नॉट, यस और नो। अगर ये केसेस बनते, ये वाले केसेस, तब मैं इसको क्या लिख देता, 3 टाइम्स, हाँ या ना। लेकिन ये और ये अलग हैं, अलग नहीं है क्या, बता दो भाई। सिंपल सी बात है, ये देख लो ध्यान से कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ए कुत्ता नहीं बी और सी क्या कुत्ते, इन्हीं को घुमाने की बात होगी तो क्या बनेगा कि पहला कुत्ता नहीं, दूसरा कुत्ता, तीसरा कुत्ता, हाँ या ना। अब क्या हो सकता है बोलो, पहला कुत्ता बी कुत्ता ए और सी कुत्ता नहीं, या फिर क्या हो सकता है बोलो, सी कुत्ता। समझ में आ रही है बात भाई? इन्हीं को घुमाना है, इन्हीं को घुमाना है। कैसे घुमाना है, इन्हीं को घुमाने की बात होती, अगर इन्हीं को घुमाने की बात होती तो बस पूरा ए नॉट घूमता, तो क्या होता, बी ए नॉट सी, फिर क्या होता बी सी ए नॉट, ये केसेस बनते। अगर इन्हीं सेम को घुमाने की बात होगी तो आप परमुटेशन अप्लाई करोगे, कितने तरीके से घुमा, 3 तरीके से, तो 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पर इस केस के अंदर जो मैं बोल रहा हूं, इस केस में अगर ऐसा होता, ए कुत्ता नहीं बी और सी कुत्ते, या फिर होगा कि ए कुत्ता नहीं बी कुत्ता सी कुत्ता, समझ रहे हो भाई, और या फिर क्या होगा, ए और बी कुत्ते और सी कुत्ता नहीं। क्या ये बात इनको घुमाने से आएगी? इस केस में क्या इसको घुमाने से ये आएगा, हाँ या ना? नहीं आएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई भाई, यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बस ये बातें आपको एक बार क्लियर हो जाए तो इन क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, बस ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो कहानी समझ में आ रही है? परमुटेशन का हम यूज कहां पे कर लेंगे, जब इन्हीं के घूमने, देखो यहां पर इन्हीं के तो घूमने की बात हो रही है, हेड नोट, फिर हेड नोट इधर आया, ये दोनों इधर आए, यही तो घूम रहे हैं इधर उधर। लेकिन यहां पर इस केस के अंदर ए नॉट बी सी, ए बी नॉट सी, ए बी सी नॉट, इसमें यही तीनों नहीं घूम रहे, ये तीनों घूमते तो कैसे बनते, ये कैसे बनता, ए बी ए नॉट सी, और क्या बनता बोलो, बी सी ए नॉट, तब ये बनता। अगर ये बन रहा होता ऐसे, इन्हीं को घुमाने से इधर उधर, तब तो परमुटेशन लगेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, ए नॉट बी सी और ए बी नॉट सी और ए बी सी नॉट, तो ये इसी को घुमाने से नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे नोट किसके ऊपर है, ए के ऊपर, और यहाँ पे नोट किसके ऊपर हो गया, बी के ऊपर, तो इन्हीं को घुमाने से नहीं बन रहा। बात समझ में आ रही है भाई? तो कहां परमुटेशन लगाना है पता लग गया, और कहां नहीं लगाना ये भी पता लग गया। अब आपको अगर ये चीजें क्लियर है तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको क्या क्या आना चाहिए, बस ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूला है, नंबर लाइन है, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की सम 1 होता है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड होगा तो मल्टीप्लाई, और होगा तो प्लस। और परमुटेशन का रूल आपको बता दिया, और परमुटेशन से हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, लेकिन कहां पे, जहां पे वही तीनों सिचुएशन इधर उधर घूम रही है। लेकिन सिचुएशन अलग होगी तो परमुटेशन यूज नहीं होगा, उसमें आपको केसेस बनाने ही पड़ेंगे। क्लियर है भाई? चलूं आगे, चलूं क्वेश्चन की ओर, पक्का? अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो 90% प्रोबेबिलिटी हमने खत्म कर लिया। 90% प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होती है अगर ये सारी बातें अच्छे से आती हैं। तो यहां तक हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। बस ये सारी बातें अच्छे से आनी चाहिए भाई। चले भाई क्वेश्चन करने वाले हैं।
अब अगर एक भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो समझ लो झंड हो गई मेरी। ऐसा हो नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आए। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते लेट E1 एंड E2 बी टू E1, और आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, आपको पहले से ही बता दिया मैंने। प्रॉपर्टी में जो बेसिक पॉइंट्स आने वाले हैं हर क्वेश्चन के अंदर, वो सारी चीजें पहले ही बता दी। मैं बहुत चालाक टीचर हूं। चालाक कैसे? मुझे पता है कि ये चीजें आती हैं क्वेश्चन के अंदर, वो सब पहले से सिखा दिया। अब क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगी। कहां से दिक्कत आ जाएगी? लेट E1 एंड E2 बी द टू इवेंट्स। E1 E2 दो इवेंट है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 दे रखी है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे रखी है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? x की वैल्यू। पहला केस E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो बोलता है आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? E2 यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दे भाई। तो आप लिखो, सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम गिवन लिखते हैं। एक नंबर में आता तो हम गिवन ही लिखते हैं, हम सीधा कर देते हैं, लेकिन अभी सीख रहे हो तो इसलिए पूरा करेंगे। तो आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 कितनी है? 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? x। और गिवन है आपके पास, ये पहली चीज गिवन है, और गिवन है E1 एंड E2 आर क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें फाइंड करना है x। कर दे? तो कैसे फाइंड करोगे बताओ भाई। देखो कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको केस के अंदर? बिल्कुल दिख रहा है। E1 यूनियन E2 का लगा दो, A यूनियन B का फॉर्मूला। तो यहां पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन क्या? E2। हाँ, पहले पूरा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E1 इंटरसेक्शन E2। सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? x। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा? क्योंकि ये इवेंट कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और हमने पढ़ा है दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 0। तो ये 0 हो गया। क्या यहां से x नहीं निकाल सकते? इसको इधर ले जाओ तो क्या आ गया? 0.1 बराबर x। यही आएगा आंसर। क्लियर है भाई? अगला फिर वो बोलता है कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब बोल रहा है कि अब की बार E1 एंड E2 क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। ये गिवन, अगला क्वेश्चन हो गया, ये गिवन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E2 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E1 इंटरसेक्शन क्या? E2। हाँ या ना? सारी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है भैया? 0.4। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3 एंड इसकी वैल्यू कितनी है? x। अब इसकी वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0। इंडिपेंडेंट है तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये पहला केस हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरे केस में क्या है? E1 एंड E2 क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होता है? इनका मल्टीप्लिकेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, माइनस इसकी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? जब इंडिपेंडेंट है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब इनकी वैल्यू दोबारा रख देते हैं। तो 0.4 इज इक्वल्स टू 0.3 प्लस x माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 0.3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? x। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं और x आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। तो 0.4 माइनस 0.3 तो 0.1 और ये क्या हो गया? x माइनस 0.3x। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0.1 और ये 1x में से 0.3 जाएगा तो क्या आएगा? 0.7x। हाँ या ना? इसको नीचे ले जाओ तो पॉइंट कट जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 1/7। तो x की वैल्यू कितनी है? 1/7। समझ में आ गई बात भाई? 0.7 इसके नीचे गया, पॉइंट कट गया, देन x इक्वल्स टू 1/7। अगर इंडिपेंडेंट है तो x की वैल्यू 1/7 है, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो x की वैल्यू कितनी थी? 0.1। समझ में आ गई बात भाई? कोई दिक्कत? क्लियर है? सारे पॉइंट्स आते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चल रहे हैं।
E1 and E2 आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट. कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट. सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बता रखा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है? E2 की. जल्दी से करके दिखा दो. कर सकते हो भाई? पक्का कर सकते हो? हो पाएगा? तो इसका फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2. क्या फॉर्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. पहले इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E2 एंड माइनस. इसका मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. अब सारी वैल्यूज रख दो, हो जाएगा सॉल्व. तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 कितना है? 0.60 या 0.6 एक ही बात है. चलो 0.60 लिख देते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 0.35. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें निकालना है, ये निकालना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 0.35 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें निकालना है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E2. सॉल्व कर लो इसको. सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए. इसको इधर ले जाओगे तो 0.60 में से 0.35 जाएगा तो कितना आएगा? 0.25. अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इन दोनों में से कॉमन ले लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 0.35. थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं. तो 0.25 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. ये कितना आ गया भैया? 1 में से जाएगा तो कितना आएगा? 0.65. 0.65 ये आ गया. इसको नीचे ले जाओ तो 0.25 अपॉन में 0.65 इज इक्वल्स टू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. और सिंप्लीफाई करते हैं. ये पॉइंट कट गया, पॉइंट कट गया, फिर 5 से काट दो तो कितना आंसर आ गया? 5/13. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू क्या? 5/13. बात समझ में आई भाई? क्या ये मुश्किल है? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक नंबर में. क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है भाई. क्वेश्चन पे आ रहे हैं. कह रहा है अनबाइज्ड डाई. देखो बाइज्ड डाई क्या होती है, उसका छेड़छाड़ कर दें. बाइज्ड क्या होती है? ऐसे मान लो जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, आपने देखा क्रिकेट खेलते हैं तो वो बॉल जो लेदर की बॉल होती है उस पर बार बार वो ऐसे प्लेयर ऐसे करता है, ऐसे थूक लगा के और एक तरफ ऐसे करता है. कभी देखा है? अरे करता है ना ऐसे बॉल को. क्यों करता है? क्योंकि लेदर की बॉल होती है, उसमें थूकना सूख जाएगा, वो एक साइड से भारी हो जाएगी, एक साइड से थोड़ा वेट बढ़ जाएगा तो स्विंग अच्छे करेगी. समझ में? इसीलिए वो ऐसा करते हैं. तो यानी कि वो अनबाइज्ड बॉल को क्या करते हैं? एक तरफ झुका देते हैं, अपने फेवर में चीजें ले आते हैं और छेड़छाड़ करके उसको क्या बोलते हैं? बाइज्ड बॉल बन गई. कैसी बन गई? बाइज्ड. मान लो टॉस कर रहे हो आप, एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें हेड या टेल कुछ भी आ सकता है. वो कैसा कॉइन है? अनबाइज्ड कॉइन. कैसा कॉइन है? अनबाइज्ड. लेकिन अगर सिक्के को थोड़े से एंगल से मोड़ दो, थोड़े से एंगल से मोड़ दो तो फिर हेड आने की चांसेस बढ़ जाएंगे. वो हिसाब से मोड़ेगा कि हेड है. तो कैसा कर दिया उसने? कॉइन को बाइज्ड कर दिया. क्या कर दिया? बाइज्ड. बात समझ में आ रही है? अनबाइज्ड में इक्वल रहती है प्रोबेबिलिटी, बाइज्ड में प्रोबेबिलिटी बदल जाती है. क्लियर है भाई? मतलब समझ लेना. एन अनबाइज्ड डाई, इसका मतलब डाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. एन अनबाइज्ड डाई इज टॉस्ड. एक अनबाइज्ड डाइस को हम टॉस कर रहे हैं कितनी बार? 2 बार. ट्वाइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, 5 और 6 ऑन फर्स्ट टॉस. पहले टॉस पे क्या आना चाहिए? 4, 5, 6. एंड
1 2 3 और 4 ऑन द सेकंड टॉस, और सेकंड टॉस में क्या आना चाहिए 1 2 3 4 आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, कहानी समझ में आ रही है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक पैटर्न से कर रहे हैं, अभी बेसिक पैटर्न से करेंगे, आपको इतनी चिढ़ हो जाएगी बेसिक पैटर्न से, हम तो बेसिक से नहीं करेंगे, हम तो दिमाग लगा के करेंगे। चलो पहले बेसिक पैटर्न से कर रहे हैं। एक डाई को कितनी बार टॉस कर रहे हैं भैया 2 बार। सैंपल स्पेस आपको बताइए क्या है, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ 4 5 6 ऑन फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस पे क्या आना चाहिए 4 5 6 एंड 1 2 3 4 किस पे आना चाहिए सेकंड टॉस पे, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई। तो ठीक है, लेट E be the event, E be the event that, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट टॉस पे ये एंड सेकंड टॉस पे क्या ये। फर्स्ट टॉस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, एंड 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है, फर्स्ट टॉस पे क्या आना चाहिए 4 5 6 और सेकंड टॉस पे क्या आना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है भाई, सुनते रहे ना। E be the event that गेटिंग, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट लेट करते हैं, गेटिंग 4 5 और 6 ऑन फर्स्ट टॉस एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑन सेकंड टॉस, इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अनबाउंस्ड डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाई को हमने 2 बार टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 और 6 ऑन फर्स्ट टॉस। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, इफ फर्स्ट टॉस पे 4 5 6 आना चाहिए और सेकंड टॉस पे 1 2 3 4 आना चाहिए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसको इवेंट लेट करते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट गेटिंग 4 5 6 ऑन फर्स्ट एंड 1 2 3 4 ऑन सेकंड, इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, इसकी पूरे की, और जो आगे प्रोबेबिलिटी के बाद की बात होती है उसको इवेंट ई लेट करते हैं। तो लेट ई बी द इवेंट और एस बी द क्या, सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस। कहानी क्लियर है भाई। इसके बाद हम फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई की, इसका मतलब क्या होगा एन ई अपॉन में क्या एन एस। ठीक है भाई, तो अब हम करते हैं बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या बोलता है भैया, सैंपल स्पेस का सेट बनाना। आपको क्या कर रहे हैं, एक डाई को कितनी बार टॉस कर रहे हैं 2 बार, तो पहली में 6 और दूसरी में भी 6, यानी कितने बनेंगे 36। 36 के 36 बना लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बना रहा हूं। क्या, पहली में 1, दूसरी में 1, फिर क्या 1 2, फिर क्या 1 3 1 4 एंड 1 5 एंड 1 6। मैं टाइम खराब करूंगा, एंड 2 1 एंड 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4 एंड 2 5 एंड 2 6, फिर क्या होगा 3 1 एंड 3 2 एंड 3 3 एंड 3 4 एंड 3 5 एंड 3 6, फिर क्या होगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4 एंड 4 5 एंड 4 6, फिर क्या होगा 5 1 एंड 5 2 एंड 5 3 एंड 5 4 एंड 5 5 एंड 5 6, फिर क्या होगा 6 1 एंड 6 2 एंड 6 3 एंड 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6, ये बनेंगे 36। बन गए 36। ई के फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। ई के फेवरेबल बताओ क्या है, पहले टॉस पे क्या आना चाहिए 1 2 3 4 और दूसरे पे क्या मिलना चाहिए आपको, पहले टॉस पे 4 5 6 और दूसरे पे क्या मिलना चाहिए 1 2 3 4। ढूंढो, हाँ एक ही इवेंट है ये, एक ही तो घटना घट रही है कि पहले एक डाई को कितनी बार टॉस कर रहा है 2 बार, 36 हो गए। अब 36 में से उसको क्या फेवरेबल है कि पहले वाले पे इनमें से कुछ आया होना चाहिए और दूसरे वाले पे इनमें से कुछ आया होना चाहिए, हाँ या ना। तो बताओ बताओ भाई कहाँ कहाँ है, पहले वाले पे 4 आया चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 4 कहाँ है भाई 4 4, ये रहा पहले पे 4 और दूसरे पे क्या होना चाहिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो 4 1 होगा क्या, क्या ये फेवरेबल है हाँ या ना। पहले पे 4, पहले पे इनमें से होना चाहिए और दूसरे पे इनमें से, तो ये फेवरेबल है। और क्या है बोलो 4 2, ये भी फेवरेबल है, 4 3 भी फेवरेबल है और 4 4 भी फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। और बताओ फेवरेबल क्या है
पहले पे 5 और दूसरे पे 5, 1, 5, 2, 5, 3 और 5, 4 तक। और क्या होगा बोलो? 6, 1, 6, 2, 6, 3 और 6, 4। यही फेवरेबल है हमारे। इनमें क्या है बोलो? पहले पे 4, 5, 6 में से कुछ नंबर है और दूसरे पे 1, 2, 3, 4 में से कुछ नंबर है। ये फेवरेबल है। टोटल कितने बन रहे हैं? दो बार टॉस करोगे तो कितने बन रहे हैं? 36। हाँ या ना? और फेवरेबल कौन सी जाता है कि पहले टॉस में ये आना चाहिए और दूसरे वाले में ये, तो फेवरेबल वाले बाहर निकाल लेते हैं। फेवरेबल वाले क्या है? 4, 1, 4, 2 एंड 4, 3 एंड 4, 4। और क्या है? 5, 1 एंड 5, 2 एंड 5, 3 एंड 5, 4। मैं सीधा भी बता सकता था ये क्या होगा, 6, 1, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। 6, 2, 6, 3 एंड 6, 4। ये फेवरेबल है। हाँ या ना? क्या हम ये क्या बिना सैंपल स्पेस बनाए क्या हम नहीं बता सकते थे कि क्या फेवरेबल होंगे? पहले पे क्या आएगा? 4 और दूसरे पे क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4। पहले पे क्या आएगा? 5, दूसरे पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। पहले पे क्या आएगा? 6, दूसरे पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। तो ये फेवरेबल बन जाएंगे। हाँ या ना? तो सीधा भी बता सकते थे हम, क्योंकि हमें सेट की जरूरत नहीं होती, हमें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत है। इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं? 36। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने बन रहे हैं भैया? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम, क्या होगा? 12/36। तो क्या आएगा? 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है? बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर। किसकी ओर? आगे की ओर। ये हमें आता है, हमें आता है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूं? ध्यान देना भाई, बताना। कहता है एन अनबायस्ड डाई इज टॉस ट्वाइस। एक डाई को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 2 बार। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी किसकी? 4, 5, 6 की ऑन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस पे 4, 5, 6 आना चाहिए और सेकंड टॉस पे क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4 आना चाहिए। यस और नो? भाई ध्यान देना, सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट टॉस पे 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी। देखो भाई ध्यान दो, कहता है अनबायस्ड डाइस टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस की गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 5, 6 ऑन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस पे क्या आना चाहिए? 4, 5, 6। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं फर्स्ट टॉस पे क्या आने की? 4, 5, 6 आने की। बोलो क्या होगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टॉस पे? 4, 5, 6 आने की क्या होगी? एक डाई, एक टॉस में सैंपल स्पेस क्या होंगे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहता हूं मैं? फर्स्ट टॉस पे क्या आने की? 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी मैं यहां लिख रहा हूं सीधा,
प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टॉस पे क्या 4 5 6, तो 4 5 6 कितने फेवरेबल आउटकम है, 1 2 3 3 है और टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टॉस पे 4 5 6 आने की क्या होगी 3/6। हाँ या ना, हाँ या ना। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इस क्वेश्चन में लगाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन फिर भी छेड़ दिया तो करेंगे। सेकंड टॉस पे क्या आना चाहिए बोलो, सेकंड टॉस पे 1 2 3 4। क्या मैं सेकंड टॉस पे, एक टॉस को इंडिविजुअल टॉस मानो, क्या उस पे 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 आने के फेवरेबल आउटकम कितने 4, टोटल सैंपल स्पेस कितने एक टॉस में 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 2 3 4 आने की 4/6। क्लियर है भाई। अब ये तो हो गया सिंगल सिंगल टॉस पे, पहले टॉस पे इस ये आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे टॉस पे ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ या ना, हाँ या ना। अब मुझे निकालना क्या है, दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहे हैं भाई, ये तो खाली एक टॉस पे ये आने की प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल, फिर दूसरे टॉस पे ये आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं तो दोनों टॉस को कैसे कर रहा हूं, पहला टॉस एंड दूसरा टॉस। हाँ या ना। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। लेट इवेंट even be the event that, भाई समझना है, let even be the event that getting 4 5 6 on first toss और E2 be the event that getting 1 2 3 4 on second toss। भाई ध्यान देना सभी। अभी हमने बेसिक पैटर्न से किया, आपको बिल्कुल बेसिक आसान लग रहा होगा, लेकिन हमें चीजों को कुछ अलग लेवल पे ले जाना है। वो लेवल क्या है देखना भी। यहां पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले टॉस पे क्या आना चाहिए 4 5 6 एंड दूसरे पे क्या आना चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट टॉस पे 4 5 6 एंड सेकंड टॉस पे 1 2 3। बीच में क्या आ रहा है, एंड ना, एंड आ रहा है बीच में, तो फर्स्ट टॉस पे 4 5 6 एंड दूसरे पे क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग, अभी अलग अलग मुझे निकालना नहीं है, इवन अलग नहीं निकालना, E2 अलग नहीं निकालना, लेकिन मैं फिर भी निकाल रहा हूं। मैं मानता हूं एक टॉस पे 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है बोलो, क्या होगी 3 है, टोटल कितने होंगे 6, तो 3/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक टॉस सेकंड टॉस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। फर्स्ट टॉस पे क्या आना चाहिए 4 5 6 यानी कि इवन एंड E2, इवन एंड E2। इसका मतलब क्या है बोलो, इवन का मतलब क्या है, फर्स्ट टॉस पे क्या 4 5 6 एंड सेकंड टॉस पे क्या 1 2 3 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, प्रोबेबिलिटी इवन की नहीं निकालनी, हमको प्रोबेबिलिटी E2 की नहीं निकालनी। लेकिन मैंने एक ट्रायल में इवन की प्रोबेबिलिटी निकाली, दूसरे ट्रायल में मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन एक्चुअल में हमें फाइंड कौन सी प्रोबेबिलिटी करनी है, फर्स्ट टॉस में 4 5 6 एंड सेकंड टॉस में क्या 1 2 3 4। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है या ये फाइंड करना है, बता दो। ये फाइंड होना करना है हमें, ये तो फिर भी मैंने निकाला है, क्यों निकाला है उसके पीछे कुछ कारण है। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात भाई। और ये भी मैंने निकाला, तो मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड E2, ये निकालना है मुझे। अब बताओ क्या इवन पे 4 5 6 आना और E2 पे पहले टॉस में डाई में 4 5 6 आना और दूसरे टॉस पे डाई में 1 2 3 4 आना, क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्या पहले में 4 5 6 आएगा इसलिए दूसरे में 1 2 3 4 आएगा, नहीं। तो ये दोनों ट्रायल क्या है इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसके साथ में आप ये भी लिखोगे कि इवन एंड E2 क्या है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मैंने निकाल ली कितनी है 3/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल ली कितनी है
4/6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, काट दो इसको, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितनी आ रही है भाई 1/3। जैसे मर्जी काटो, सीधा निकाला तो कितनी आई थी 1/3, 1/3 आ रही थी, और ऐसे निकाला तब भी कितनी है 1/3। लेकिन आपको इस लेवल पे पहुंचना है, बेसिक तो आप सबको आएगा ही आएगा, लेकिन बेसिक आएगा तब हम ये लेवल छू पाएंगे। यहां पे हमें E1 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने के लिए बोल रहा क्वेश्चन में, E2 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा, तो मैंने एक E1 ट्रायल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, E1 ट्रायल में जो चाहता हूं, और E2 सेकंड ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल में जो चाहता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, सेकंड ट्रायल में जो चाहता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल ली। लेकिन मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है यहां पर, फर्स्ट में 1 2 3, फर्स्ट में 4 5 6 एंड सेकंड टॉस में क्या 1 2 3 4, दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहां पे अलग सिंगल टॉस, सिंगल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी निकाली, यहां पे सिंगल एक्सपेरिमेंट में, लेकिन वो सिंगल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी पूछ नहीं रहा 4 5 6 की, और दूसरे सिंगल एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो तो क्या पूछ रहा है, दोनों डाई को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी की, फर्स्ट में क्या है 4 5 6 और सेकंड में क्या है 1 2 3 4। ये एक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उस एक एक्सपेरिमेंट में 2 टॉस किए गए हैं, यस और नो, हमने अलग अलग टॉस में प्रोबेबिलिटी निकाली है। अरे समझ में आई बात भाई, हाँ या ना, पक्की बात है, वरना बेसिक तो है ही, पेपर में लिखा नहीं आता है कि आपको कैसे करना है, वो आपकी कॉमन सेंस है आपको कैसे करना है, तो आपको इसी लेवल पे पहुंचना है, इस लेवल पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बीच में डाल दिया था। अब इससे आगे के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब अगर आपको यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो हम क्वेश्चन फटाफट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन समझेंगे, बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल स्पीड से होंगे क्वेश्चन। ये सारे वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर में कभी ना कभी आ रखे हैं। क्वेश्चन समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कहते हैं रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू, रमेश एक बंदा है, इंटरव्यू देने के लिए गया फॉर 2 पोस्ट। किसके लिए गया? 2 नौकरी के लिए। उसी भी लग जाए वो कर लेगा, दोनों एक साथ तो नहीं कर सकता ना। अरे क्या दोनों एक साथ कर सकता है क्या? रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए गया फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी, 2 पोस्ट निकली वहां पर, दोनों में इंटरव्यू देके आएगा, जिसमें हो गया हो गया। हो भी सकता है ऐसा ए में भी हो जाए बी में भी हो जाए, लेकिन वो नौकरी तो एक ही करेगा। रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट, 2 पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया। पोस्ट क्या है? ए एंड बी, फॉर विच द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, और पोस्ट ए में और पोस्ट बी में सिलेक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट। यानी पोस्ट ए में सिलेक्ट होना पोस्ट बी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, पोस्ट बी में सिलेक्ट होना पोस्ट ए के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि 2 ऑफिस में गया, इधर अलग इधर अलग, एक ही ऑफिस में जाता तो वो मालिक बोल देता अच्छा बेटा तू तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन रहा है और तू यहाँ पे चपड़ासी भी बन रहा है, दोनों में सिलेक्शन कैसे कर दूं तेरा मैं? तो वहां पे हो सकता है ना डिपेंडेंसी, लेकिन अलग अलग ऑफिस है, उसने बोल दिया इंडिपेंडेंट है। रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट, 2 पोस्ट में इंटरव्यू के लिए गया, पोस्ट ए एंड बी, फॉर विच द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, उसने बता दिया सिलेक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट। ए में सिलेक्ट होना बी में सिलेक्ट होना दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। द प्रोबेबिलिटी फॉर इज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए, प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, निकालनी नहीं है प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? कि पोस्ट ए में वो सिलेक्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। हाँ या ना? कितने लोग गए वहां पर? मान लो 6 लोग गए, 6 लोग गए तो इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। एक ही बंदा है और ये अपना फेवरेट खुद है, तो फेवरेट कितना है? 1, टोटल कितने हैं? 6, 1/6, तो ये हमें निकालनी नहीं है। द प्रोबेबिलिटी फॉर इज सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ए, पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, एंड फॉर द पोस्ट बी, पोस्ट बी में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इट इज 1/7। कहानी समझ में आ गई? एक जगह 6 लोग होंगे, एक जगह 7 लोग होंगे। तो पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 1/6 और पोस्ट बी में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है कितनी? 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। वो बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बता दो, जॉब तो एक ही करेगा वो अलग मैटर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। प्रोबेबिलिटी निकालो कि रमेश सिलेक्ट हो किसमें? कम से कम 1 पोस्ट में। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे एटलीस्ट की बात कर दी। किसकी बात कर दी? एटलीस्ट की बात। और किस भाई क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, लेकिन एक बार हम मोटे तौर पे क्वेश्चन समझ रहे हैं, टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट।
मैंने आपको बोला जब भी एटलीस्ट आता है, जब भी एटलीस्ट आता है तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हमें क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करा देता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन पोस्ट। क्या बात हो रही है यहां पर, किसकी नंबर लाइन बनाओगे, सिलेक्ट होने की, किसमें, पोस्ट में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश इज सिलेक्टेड फॉर किसके लिए, एटलीस्ट वन पोस्ट में। तो नंबर लाइन किसकी बनेगी, हो सकता है एक पोस्ट में सिलेक्ट हो सकता है दो पोस्ट में सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है जीरो पोस्ट में सिलेक्ट हो। भाई रमेश इंटरव्यू देने के लिए गया और सिलेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की। तो आप अगर रमेश के सिलेक्शन की नंबर लाइन बनाओगे, रमेश के सिलेक्शन की नंबर लाइन। देखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश, जिसकी बात करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, हेड की बात करेगा तो हेड की नंबर लाइन, टेल की बात करेगा तो टेल की नंबर लाइन। यहां पे किसकी बात कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन पोस्ट। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रमेश सिलेक्ट होना चाहिए कम से कम कितनी पोस्ट में, एक पोस्ट में। तो क्या क्या हो सकता है रमेश के साथ, कि जीरो पोस्ट में सिलेक्ट हो, या फिर एक पोस्ट में सिलेक्ट हो, या फिर दोनों पोस्ट में सिलेक्ट हो। यस और नो। नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आ गई भाई, नहीं आई, बात क्लियर है। तो जैसे ही आपने एटलीस्ट देख लिया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई इसकी नंबर लाइन बनाऊंगा तो फटाक से कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ जाएगा, नहीं तो वैसे करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप उसकी नंबर लाइन बनाओगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सिलेक्टेड, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रमेश सिलेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट वन पोस्ट में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो किसकी बात हो रही है, रमेश के सिलेक्ट होने की। अब रमेश सिलेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, जीरो पोस्ट में सिलेक्ट हो सकता है, या फिर एक में, या फिर दोनों में, हाँ या ना, क्लियर है भाई। तो नंबर लाइन क्या बनेगी बोलो, रमेश सिलेक्ट होगा जीरो पोस्ट में, दो पोस्ट के लिए इंटरव्यू गया, या फिर कितनी पोस्ट में होगा, एक पोस्ट में, या फिर कितनी पोस्ट में होगा, दो पोस्ट में। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन पोस्ट। एटलीस्ट वन पोस्ट का मतलब क्या, एक पोस्ट में और दो पोस्ट में। यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। शॉर्टकट मैं सीधा भी निकालूंगा पहले, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। इन तीनों का सम कितना होगा, वन। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या कर दूं, वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पोस्ट में सिलेक्ट को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, पहले सीधा सीधा पूरा भी करेंगे, सीधा वन पोस्ट में सिलेक्ट और टू पोस्ट में सिलेक्ट, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर हम शॉर्टकट लगाएंगे क्योंकि एक बार सीखना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें आ गया भाई। बंदा गया दो पोस्ट में सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है। पोस्ट ए में सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, और पोस्ट बी में सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की वो बंदा सिलेक्ट हो जाए कम से कम कितनी पोस्ट में, एटलीस्ट वन पोस्ट में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उसका इवेंट लेट करो। पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, तो लेट कर लेते हैं। ए बी द इवेंट, ए पोस्ट और बी पोस्ट है तो ए ही इवेंट नाम दे दो। ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट that Ramesh is selected for post A. Yes or no? ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको लेट करते हैं इवेंट, और जो गिवन है प्रोबेबिलिटी तो उसको भी एक सिंबल देके लेट कर लो ना भाई, हाँ या ना। तो मैंने ए बी द इवेंट, ए ही बोल दिया। ए बी द इवेंट क्या है, रमेश सिलेक्ट होना किसमें, पोस्ट ए में। और बी बी द इवेंट क्या मानो, बी बी द इवेंट दैट रमेश इज सिलेक्टेड फॉर किसके लिए, फॉर पोस्ट बी। अब लिखते हैं गिवन, ये हमने ये लेट कर लिया। अब क्या गिवन आपके पास, बोलो क्या गिवन है। अब इतनी बड़ी अंग्रेजी मैं लिखने से बच जाऊंगा। क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6। या तो इतनी बड़ी बात लिखूं, द प्रोबेबिलिटी फॉर हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए इज 1/6, या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं। क्या गिवन है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी और ए मतलब क्या होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी। ए का मतलब क्या है, रमेश सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए, इसी की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है, कितनी है, 1/6। और क्या गिवन है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, पोस्ट बी में रमेश के सिलेक्ट होने की। उसको क्या नाम दिया, इतनी बड़ी अंग्रेजी को, रमेश का सिलेक्ट होना किसमें, पोस्ट बी में, उसको नाम दे दिया मैंने बी। तो इसको क्या लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ लो इसका मतलब, पूरी अंग्रेजी बोलोगे तो क्या मतलब निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है, रमेश इज सिलेक्टेड फॉर पोस्ट बी। और यही तो दे रखी है, प्रोबेबिलिटी फॉर पोस्ट बी में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इट इज कितनी है, 1/7। अरे चीजों को समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, एक एक छोटी छोटी बात का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो ठीक है भैया, हमने ए इवेंट लेट कर, ताकि मुझे ये गिवन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं खाली ऐसे लिख के आऊंगा तो नंबर नहीं मिलेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दूंगा 1/6 तो गलत हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा ए का मतलब क्या है, रमेश का सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए, और बी का मतलब क्या है, रमेश का सिलेक्शन फॉर पोस्ट बी। तो क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश सिलेक्शन फॉर पोस्ट बी। और ये या तो पूरी अंग्रेजी लिख के आओ तो सही है, या सिंबल लिखो, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, रमेश के सिलेक्ट होने की और रमेश के पोस्ट बी में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा बताओ, रमेश के पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्या मैं रमेश के पोस्ट ए में सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं? क्या होगी, इसको 1 में से माइनस करोगे तो कितनी आएगी, 5/6। पोस्ट ए में रमेश का सिलेक्शन नहीं होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 5/6। और पोस्ट बी में रमेश का सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो, 6/7। हाँ या ना? तो ये लिख दिया मैंने भाई। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना, पक्का? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी चल रही है, जो गिवन है वो मैंने लेट कर लिए इवेंट। आपके पास गिवन है पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, पोस्ट बी में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो पोस्ट ए में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पोस्ट ए में उसका सिलेक्शन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, और पोस्ट बी में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसके पोस्ट बी में सिलेक्शन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब लिख रहा हूं मैं, फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। पहले पूरा लॉन्ग प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, रमेश इज सिलेक्टेड, इसको मैंने इवेंट लेट नहीं किया है, ऐसे लिख रहा हूं, रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट कितनी पोस्ट, एटलीस्ट 1 पोस्ट। ठीक है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रमेश सिलेक्ट होना चाहिए किसमें, एटलीस्ट 1 पोस्ट में। तो बताओ अब इसके केसेस बनाते हैं। एक पोस्ट में कैसे कैसे सिलेक्ट हो सकता है, एटलीस्ट 1 पोस्ट, कम से कम एक में या फिर दोनों में। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक में या फिर दोनों में। बताओ रमेश कम से कम एक पोस्ट में कैसे सिलेक्ट होगा, कि पोस्ट ए में सिलेक्ट हो जाए मगर बी में ना हो, तो एक पोस्ट में सिलेक्ट है। या फिर क्या होगा, बी में हो जाए ए में ना हो पाए। हाँ या ना? तो क्या है, कम से कम एक पोस्ट में सिलेक्ट हो गया। और एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, कम से कम एक में या फिर दोनों में। और दोनों में कैसे सिलेक्ट होगा बोलो, ए में भी हो जाए और बी में भी हो जाए। हाँ या ना? ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नहीं आई बात समझ में? कहानी क्लियर है भाई? क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। क्या निकालना है, रमेश सिलेक्ट हो किसमें, एटलीस्ट 1 पोस्ट में। एटलीस्ट 1 पोस्ट का मतलब क्या, कम से कम एक पोस्ट में सिलेक्ट हो या फिर दोनों में। 3 तो पोस्ट ही नहीं है, 2 ही पोस्ट है ना। तो रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट में सिलेक्ट हो। कम से कम एक पोस्ट में कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे, ए पोस्ट में हो जाए बी में ना हो पाए तो एक में हो गया, या फिर बी में हो जाए ए में ना हो पाए, या फिर क्या होगा, कम से कम एक में होना चाहिए तो एक में हो गया इसमें, या फिर किस में हो, दोनों में हो जाए। दोनों में कैसे, ए में भी हो जाए और बी में भी हो जाए। इसके ऊपर नोट नहीं लगाए। हाँ या ना? अब बताओ, अब हमारा प्रोसेस चल रहा है। और का मतलब क्या होता है भाई, प्लस होता है। तो ए बी नॉट प्लस क्या होगा, बी ए नॉट, फिर प्लस क्या होगा, ए बी। यस और नो? अब क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है हमारे पास, गिवन है ए एंड बी आर कैसे हैं, इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, क्योंकि पोस्ट ए में सिलेक्ट होना और पोस्ट बी में होना क्या है, इंडिपेंडेंट। अब ये याद रख लो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए में और बी में ना होना भी क्या होगा, जब दोनों पोस्ट में इंटरव्यू में पास होना एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो फेल होना भी डिपेंडेंट कैसे हो गया। अरे हाँ या ना? तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट बी नॉट बी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और ए एंड बी नॉट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ये लिखना है भाई जो यूज होगा। और बी एंड ए नॉट बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ये सभी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये और का मतलब क्या हो गया, प्लस। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन तब मल्टीप्लाई होता है जब ये इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी। हाँ या ना? अब ये सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है भाई, 1/6 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितनी है बोलो, 6/7 बी नॉट। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है बोलो, 1/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी है बोलो, 5/6, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है बोलो, 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है बोलो, 1/7। इसको करते हैं सिंप्लीफाई।
इसको कभी काटना मत, कोशिश करना कि डिनोमिनेटर की टर्म सेम रहे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, काटेंगे नहीं। ऊपर कितना आएगा 6 और नीचे कितना आएगा 42, ऊपर कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 42 और ऊपर कितना आएगा 1 और नीचे कितना आएगा 42। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास 12/42। हाँ या ना? अब काट दो इसको, काटना चाहते हो तो। किससे कट जाएगा भाई? 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, कितना आ गया 2/7। हाँ या ना? अरे समझ में आई बात भाई? एक तो ये है पूरा लॉन्ग प्रोसेस, क्या है। अब देखते हैं क्या इसमें हम दिमाग लगा सकते थे थोड़ा सा, क्या इस क्वेश्चन में हम थोड़ा माइंड लगा के इस सब से बच सकते थे। तो कभी कभी बच भी जाएंगे और कभी कभी नहीं भी बच पाएंगे, तो ठीक है भैया, मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूं थोड़ा सा। जैसे ही मैंने देखा क्या एटलीस्ट, जैसे ही मैंने देखा क्या भैया एटलीस्ट 1 पोस्ट में सिलेक्शन, तो मैंने आपको बताया जब भी एटलीस्ट आए तो हम क्या बना लेंगे, एक नंबर लाइन। वो क्वेश्चन को क्या कर देगा, इजी कर देगा, कैलकुलेशन को आसान कर देगा। तो ठीक है भैया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 पोस्ट में सिलेक्ट होने की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एटलीस्ट 1 पोस्ट में सिलेक्ट होने की। तो पोस्ट में सिलेक्ट होने की एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है, तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ कि 0 पोस्ट में सिलेक्ट, क्योंकि नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होगी 0 से। 0 पोस्ट में सिलेक्ट हो या फिर 1 पोस्ट में सिलेक्ट हो या फिर दोनों, यही केसेस बनते हैं। अरे तुम इंटरव्यू देने गए तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, एक भी जगह सिलेक्शन ना हो या एक में हो या फिर दोनों में, 3 में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, कोई 3 पोस्ट ही नहीं है। हाँ या ना? तो नंबर लाइन कहां से कहां तक बनेगी? सिलेक्शन की बात कर रहे हो तो 0 पोस्ट में सिलेक्शन, 1 पोस्ट में सिलेक्शन या 2 पोस्ट में सिलेक्शन। हाँ या ना? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने के लिए बोल रहा है, बोलो एटलीस्ट 1 पोस्ट, एटलीस्ट 1 पोस्ट, कम से कम 1 पोस्ट में सिलेक्ट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 में। 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कॉमन सेंस क्या होगी, अगर 1 में से मैं 0 पोस्ट में सिलेक्शन को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मुझे क्या निकालनी है, एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या 1 पोस्ट में सिलेक्शन, एटलीस्ट रमेश इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट, ये निकालना है मुझे। इसी को मैं कर रहा हूं शॉर्टकट वे में। क्या एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, 1 और 2। अरे हाँ या ना? शॉर्टकट क्या होगा बोलो, 1 में से किसको माइनस कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पोस्ट सिलेक्शन, 0 पोस्ट। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 1 में से माइनस कर दो, 0 पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो ठीक है भाई। तो 1 माइनस 0 पोस्ट में सिलेक्शन का मतलब क्या, पहली पोस्ट में भी क्या हुआ A0 और दूसरी पोस्ट में भी क्या हुआ B0। 0 पोस्ट में सिलेक्शन का मतलब क्या, पहले भी A0 एंड दूसरे में भी क्या B0। A में भी सिलेक्ट नहीं हुआ एंड B में भी। हाँ या ना? एंड आएगा ना इसमें, पहले में भी 2 जगह इंटरव्यू, 2 जगह जा रहा है ना, 2 जगह, तो पहले में भी सिलेक्ट नहीं एंड दूसरे में भी सिलेक्ट नहीं, तो एंड यूज होगा। तो ठीक है भैया, और ये दोनों इवेंट कैसे हैं, 1 माइनस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या B0। तो 1 माइनस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A0, A0 कितनी निकाली थी हमने, हाँ 5/6 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B0 कितनी निकाली 6/7। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो गया 1 माइनस ऊपर कितना आ गया 30 और ये कितना आ गया 42, और सिंप्लीफाई करोगे तो 42 माइनस 30 कितना आ गया 12/42। काट दो इसको किससे, काट दो किससे, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 2/7। वैसे कर रहे हैं तब भी 2/7 आ रहा है और ऐसे कर रहे हैं तब भी 2/7 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है कहानी, दिमाग हिल गया? तो अब स्मार्ट बंदे तो ऐसे ही करके आएंगे पेपर में, स्मार्ट बंदे तो ऐसे, क्योंकि यहां से लेंथी पढ़ रहा है, यहां पे मुझे क्या, यहां पे 2 काम करने पड़ रहे हैं। कौन कौन से, 1 पोस्ट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी करनी पड़ रही है और 2 पोस्ट में सिलेक्शन की भी करनी पड़ रही है। हाँ या ना? और यहां पे सिर्फ एक ही काम करना पड़ रहा है, 0 पोस्ट में सिलेक्शन को 1 में से माइनस। तो ये ज्यादा कैलकुलेशन को आसान बनाता है तो वही चीज। कहानी क्लियर है भाई? पक्की बात है? तो मर्जी है, ऐसे करें या फिर ऐसे करें, लेकिन दोनों आने चाहिए। कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, खाली इसी से करना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब मैं चीजों को थोड़ा कंप्रेस करूंगा, जितना बताना था बता दिया। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ने वाला हूं और देखना ध्यान से फटाक से। अगर आपको अभी तक की यहाँ बातें क्लियर है तो मैं स्पीड पकड़ सकता हूं। परसेंट जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। परसेंट क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। देखो, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम इन अ बुक,
एक बुक की 90% प्रॉब्लम को क्या कर देता है वो सॉल्व। तो मैं लेट कर रहा हूं ए बी द इवेंट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ए बी द इवेंट दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इवेंट अभी लिख रहा हूं, उसके बाद मैं लेट नहीं करूंगा आगे क्वेश्चन में, तुम अपने आप करोगे। लेट ए बी द इवेंट दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझना भाई, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम इन अ बुक। एक बुक की 90% प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर देता है? ए। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो कितने सॉल्व कर देगा? 90। हाँ या ना? ठीक है। एंड बी कैन सॉल्व 70%, बी कितना सॉल्व करता है? 70। तो लेट कर लेते हैं बी बी द इवेंट दैट बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो या अच्छा बताओ, ए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या मैं निकाल सकता हूं? दे रखी है। परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, परसेंट मतलब क्या होता है भाई? यही तो होता है ना, आपके 100 में से कितने नंबर आए? 50। तो क्या बोलोगे इसको? 50%। और यही तो प्रोबेबिलिटी है, काटोगे तो कितनी? 1/2, 50%। हाँ या ना? तो परसेंट मतलब क्या होता है भाई? प्रोबेबिलिटी होता है। तो आपके पास क्या गिवन है? ए कैन सॉल्व द 90% ऑफ द प्रॉब्लम इन अ बुक। ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी? 90%। 90% को सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो 90/100 और सिंप्लीफाई वे के तो 9/10। ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे दी और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व द प्रॉब्लम 70%। 70% बोले तो 70/100 और बोले तो 7/10। हाँ या ना? तो ए के सॉल्व करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पता लग गई। अच्छा, ए प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, कितने क्वेश्चन होंगे? 100 में से 90 कर देता है तो 10 नहीं कर पाएगा। 10/100 यानी कि 1/10। तो ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको 1 में से माइनस कर दो, कितना आएगा? 1/10। और बी के क्वेश्चन को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलो 3/10। यहां तक क्लियर भाई? अब देखते हैं वो क्या चाहता है हमसे। कहते हैं ए सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बी सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमने इनके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बंदा तो प्रॉब्लम को क्या कर दे? सॉल्व। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। बुक में से क्वेश्चन छाटा गया, उन दोनों को दिया गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बंदा क्या कर दे? सॉल्व कर दे। तो क्या क्या हो सकता है? 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम या 2 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। 0 बंदा सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम को, या फिर एक ही सॉल्व कर पाए, या फिर दोनों सॉल्व कर दे। किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या कम से कम एक और दो की। शॉर्टकट क्या होगा? एटलीस्ट बोल रहा है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है? कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक बंदा सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को। तो क्या क्या हो सकता है? 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या दोनों के दोनों सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? अब या तो मैं ऐसे करूं कि एक सॉल्व कर दे, मतलब ए कर दे बी ना कर पाए, या बी कर दे ए ना कर पाए, या फिर ए और बी दोनों कर दे, वो पिछला केस 3 बना के। या फिर स्मार्ट तरीका, स्मार्ट तरीका क्या होगा? बोलो 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 1 विल, यानी 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 में से किसको माइनस कर दोगे? 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ या ना? 0 विल या नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या लिखोगे? 0 विल या नन। तो हमको टू फाइंड जो प्रोबेबिलिटी करनी है, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोलो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है भाई? एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ये निकालना है मुझे। बोलो मैं क्या करने वाला हूं इसको कैसे निकालूंगा? बोलो 1 माइनस क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 0 विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको 0 लिखना अच्छा नहीं होता, लेकिन ठीक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है। 0 को मैं नन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ रहे हो भाई? अरे वही तो बात है, 0 बंदा सॉल्व करे, या इसका मतलब कोई सॉल्व ना कर पाए। नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। तो बोलो 1 माइनस, एक भी बंदा सॉल्व ना कर पाया, इसका मतलब क्या? ए को क्वेश्चन दिया, नहीं कर पाया, एंड बी को दिया, नहीं कर पाया। हाँ या ना? एक ही क्वेश्चन दोनों को दे रहे ना, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि एक भी बंदा सॉल्व ना कर पाए, तो इसका मतलब क्या होगा? ए भी नहीं कर पाया, एंड बी भी नहीं कर पाया। क्या इसमें और आएगा? ए नहीं कर पाया या बी नहीं कर पाया, ऐसा होगा क्या? एक ही क्वेश्चन दो लोगों को दे रहे हो ना, तो क्या होगा?
एक क्वेश्चन दो बंदों को दिया, क्या बोलूंगा, एक क्वेश्चन दोनों को दिया, ये भी नहीं कर पाई और ये भी नहीं कर पाई, ऐसे बोलूं, ये नहीं कर पाई या ये नहीं कर पाया, ऐसे बोलूं, एंड आएगा ना, एक ही क्वेश्चन दो लोगों को दे रहे हैं तो ए भी नहीं कर पाया एंड बी भी नहीं कर पाया, तो ये क्या होगा, क्या किसी के क्वेश्चन सॉल्व करना किसी के क्वेश्चन सॉल्व ना करने पर डिपेंडेंट होता है क्या, तो ए नॉट बी नॉट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, आपको लिखना पड़ेगा ये ए नॉट एंड बी नॉट, मैं लिख नहीं रहा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, चलो वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस ए नॉट क्या है 1/10 एंड बी नॉट क्या है 3/10, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो बोलो क्या आएगा सीधा 100 हो गया, 100 माइनस 3 97/100, यस और नो, अगर परसेंट में निकालो तो पता लग जाएगा कि कोई भी कितना होगा 97% सीधा 97%, नीचे 100 होता है वही परसेंट बनता है, नीचे 100 होता है वही क्या बनता है परसेंट, अरे हाँ या ना, कहानी समझ में आ रही है भाई, यहाँ पे नीचे 100 है तो इसको सीधा 97% लिख दिया, अगर मैं बोलूं कि 1/2 कितना परसेंट है, 1/2 कितना परसेंट है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, ये करते हैं हम, ध्यान से देख लो भाई 1/2 कितना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, और ये वाला जो 1/100 है, ये वाला जो 1/100 है ये होता है परसेंट का सिंबल, ये क्या होता है परसेंट, मतलब होता है 1/100, ये 1/100% बनता है, और इसको काट दोगे तो कितना होगा 50, तो ये 50 हो गया, और ये 1/100 क्या बनेगा परसेंट, तो क्या होता है 50%, ऐसे होता है, खाली 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंट नहीं आता, बोलते हैं ना कि परसेंट निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं डिवाइड भी होता है, और वो 1/100 क्या बनता है परसेंट बनता है। कहानी समझ में आ गई भाई, कैसा लगा क्वेश्चन ये, अरे समझ में आ गया होगा अब तो, अगर मैं इसको मैं और कैसे कर सकता था बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, एटलीस्ट वन विल सोल्व द प्रॉब्लम, कैसे कर सकते हैं बोलो, ए कर दे मतलब एक बंदा करे और दो बंदे करे, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, क्या एक बंदा करे मतलब ए कर दे बी ना कर पाए, या बी कर दे ए ना कर पाए, तो एक बंदा कर रहा है कम से कम एक, और कम से कम एक का मतलब इसमें कम एक या दोनों भी होंगे, तो दोनों क्या होंगे ए कर दे और बी भी कर दे, तो ये तीनों सोल्व करना पड़ता मुझे, तो ये लेंथी पड़ता और ये आसान है, समझ में आ रही है, ऐसे करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ऐसे करोगे तब भी आंसर वही आएगा, कहानी समझ में आई भाई, कुछ भेजे में घुसी बात, बहुत सारा बता दिया आपको, बहुत बार वीडियो देखनी पड़ेगी, 2-3 बार देखना, पूरे कॉन्सेप्ट एक अच्छे से पेज पे लिखना और सारी बातों को माइंड में सेट करना, उसका इतना परफेक्ट हो जाओगे ना प्रोबेबिलिटी में, कभी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगी नहीं। ये क्वेश्चन सभी के सभी करके दिखा दो अपने आप, पक्का होगा, पक्का दिमाग लगा लो बस थोड़ा सा, ऐसा हो नहीं सकता कि होना, इसमें हम उस लेवल पे पहुंचेंगे बिना पेन उठाए आंसर मैं पहुंचाऊंगा, देखना अभी तुम्हें पेन उठाने नहीं दूंगा, सीधा आंसर बोलोगे और सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन वो सारा ज्ञान अच्छे से आना चाहिए तभी हो पाएगा ऐसा। क्वेश्चन समझ में आया पहले तो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट इज 1/3, ए बंदा क्या कर रहा है टारगेट को हिट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/, तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे दी 1/3, तो हिट ना करने की कितनी होगी, अरे हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो हिट ना करने की कितनी होगी 2/3, 1 में से माइनस, अरे किसी का होना 1 में से माइनस करते तो उसका क्या होता है ना होना, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट, बी टारगेट को हिट कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, और बी के हिट ना करने की कितनी होगी 3/5, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट, प्रोबेबिलिटी बताओ टारगेट क्या होना चाहिए, हिट होना चाहिए, बंदा उड़ना चाहिए, दो बंदे बैठे दुश्मन की खोपड़ी में गन तान के, स्नाइपर पहाड़ों पे दो बैठे, एक दुश्मन हो रहा, स्नाइपर तो ऐसे होते हैं ना छुप के वार करते हैं, पता लगता है ना गोली कहां से चली, अरे हाँ या ना, तो दो स्नाइपर बैठे हैं पहाड़ों की चोटियों पर और दुश्मन रोड पे जा रहा है और दोनों की गन जो है वो कहां पर है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, बंदा उड़ना चाहिए तो बंदा मरना चाहिए, या तो क्या हो सकता है कैसे बंदा मरेगा बोलो,
ए मार दे बी ना मार पाए, या फिर कैसे वो मरेगा, बी मार दे ए ना मार पाए, या दोनों एक साथ गोली मारे धड़क तब भी मरेगा, तो बंदा मरना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी इनडायरेक्टली किसकी निकालनी है, एक बंदा हिट कर दे टारगेट को या दोनों कर दे, यस और नो। तो इसमें भी नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, दिमाग लगाओ। हो गया, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, तो चेक करते हैं क्या आंसर है, देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझना है भाई, लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं इसको और शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब मैं इवेंट लेट नहीं करूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। ए टारगेट को हिट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3, और बी टारगेट को हिट कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5। आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी द इवेंट ए हिट्स द टारगेट, और बी का मतलब क्या है, बी बी द इवेंट दैट बी हिट्स द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ए हिट्स द टारगेट, वो पूरी अंग्रेजी की जगह हमने ए इवेंट की अंग्रेजी को एक नाम दे दिया। समझ रहे हो ना बात भाई, वो लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, ए के टारगेट को हिट करने की, बी के टारगेट को हिट करने की। अच्छा, ए हिट ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, 2/3, 1 में से माइनस, और बी हिट ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। ठीक है, अब देखते हैं हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, टू फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी बताओ, टारगेट क्या होना चाहिए, हिट होना चाहिए। अब टारगेट हिट कैसे कैसे हो सकता है बोलो, ए मार दे बी ना मार पाए, या बी मार दे ए ना मार पाए, या दोनों मार दे, तो टारगेट तो हिट हो ही रहा है। नहीं आई बात समझ में, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टारगेट विल बी हिट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टारगेट विल बी हिट, टारगेट विल बी हिट। अब टारगेट हिट कैसे कैसे हो सकता है बताओ भैया, केसेस बनाओ कैसे, ए मार दे बी ना मार पाए तब भी हिट हो जाएगा टारगेट, या फिर बी मार दे ए ना मार पाए तब भी टारगेट हिट हो जाएगा, या फिर ए भी मार दे और तब भी टारगेट हिट हो जाएगा। यस और नो, नहीं आई बात समझ में, ऐसे करूंगा थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन मैं कर रहा हूं। और का मतलब क्या, प्लस ए बी नॉट प्लस क्या बी ए नॉट प्लस क्या ए बी, हाँ या ना। अब क्या बताओ, ए का टारगेट को हिट करना बी के टारगेट के हिट करने पे डिपेंडेंट होगा। अरे वो उस चोटी में बैठा है, वो उस चोटी में बैठा है, ऐसे थोड़ी ना है कि तू हिट कर देगा तो तेरी गोली उधर जा रही है तो मेरी गोली तेरी गोली की पूंछ पकड़े जा रही है, ऐसे थोड़ी ना। ऐसा अगर दिया होता क्वेश्चन में तब डिपेंडेंट इवेंट होते, लेकिन यहां पर क्या है इंडिपेंडेंट, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए नॉट बी नॉट इंडिपेंडेंट, ए बी नॉट इंडिपेंडेंट एंड बी ए नॉट इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है भाई 1/3, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितनी है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 2/5। क्लियर है भाई। तो ऊपर कितना आएगा बोलो, नीचे तो सबका सेम आएगा 3/15 प्लस 4/15 एंड प्लस 2/15। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया भाई बोलो ऊपर, 4 2 6 9/15। काट दो इसको, 3 3 9 और 3 5 15, कितना आ गया 3/5। क्या ये आंसर सबका सही है भाई, पक्का चीजें समझ में आ रही है। क्या मैं इसको कुछ शॉर्ट कर सकता था, अगर इसमें मैं नंबर लाइन बनाऊं, इसमें एटलीस्ट के केस को एटलीस्ट ना लिख के इनडायरेक्ट वे में लिख दिया, तो बोलता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टारगेट के हिट होने की ना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टारगेट के हिट होने की। तो इसकी नंबर लाइन बना सकती है,
टारगेट हिट कैसे होगा, जीरो, क्या क्या केस बनेंगे, टारगेट के हिट की बात कर रहा है तो क्या हो सकता है, जीरो बंदा हिट द टारगेट, या एक बंदा टारगेट हिट कर दे, या दोनों हिट कर दे, हाँ या ना। तो इसमें नंबर लाइन बनाई जा सकती है, जीरो हिट द टारगेट, वन हिट द टारगेट एंड टू हिट द टारगेट। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टारगेट हिट होना चाहिए। टारगेट हिट कब होगा, जब एक बंदा हिट कर दे या दो, एक और दो की निकालनी है। तो वन में से किसको माइनस कर दोगे, बोलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और क्या कर सकते हो इसमें, वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, जीरो हिट द टारगेट, हाँ या ना। जीरो की जगह हम नन लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, मैं अगले स्टेप में लिखूंगा, लेकिन पेपर में आपको नन ही लिखना है, जीरो हिट दी टारगेट। अरे समझ में आ रही है बात भाई। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हिट द टारगेट मतलब नन हिट द टारगेट, एक भी बंदा टारगेट को हिट नहीं कर पाया, अरे हाँ या ना, नन हिट दी टारगेट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, नन हिट द टारगेट का मतलब क्या, एक भी बंदा नहीं कर पाया, ए भी नहीं मार पाया और बी भी नहीं मार पाया, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी थी, कितनी थी, 2/3, ए नॉट, बी नॉट कितनी थी, 3/5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना हो गया हमारे पास, 1 माइनस 6/15, तो इसको करोगे 15 माइनस 6, 9/15, काटोगे तो 3/5। तो ऐसे भी वही आंसर आ रहा है। ऐसे क्या है, क्वेश्चन छोटा पड़ेगा, वैसे लेंथी पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं भाई, अरे आई कुछ समझ में बात, नहीं आई, पक्का। ये करके दिखा दो, ये होना चाहिए सबका। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा मैंने कि जो पेपर में नहीं आ रखा। अभी मैं उस लेवल पे लेके आऊंगा आपको, सीधा आंसर बताओगे, देखना, सीधा आंसर वाली लाइन लिखोगे। नहीं हो रहा, हो गया, क्या आंसर आया, 7/15। देखते हैं, और कोई 13/15 देखते हैं, और कोई, और कोई, A and B appear for an interview, ठीक है भैया, for 2 posts, probability of A selection is 1/3। शॉर्ट में लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, अब ए के सिलेक्शन और बी के सिलेक्शन की बात हो रही है, बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। तो ए के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, 2/3, और बी के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड। हो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट होना चाहिए, तो बोले इसका मतलब क्या होगा, ए हो जाए, बी ना हो पाए, या फिर बी हो जाए, ए ना हो पाए, यही तो बनेगा केस, या और कोई भी केस बनेगा, तो इसमें नंबर लाइन काम की नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, ओनली वन विल सिलेक्टेड, ओनली वन विल सिलेक्टेड। तो इसके केसेस बनाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक ही बंदा सिलेक्ट करना है, ए हो जाए, बी ना हो पाए, या फिर क्या होगा, बी हो जाए, बी हो जाए, ए ना हो पाए, हाँ या ना। देखो यहाँ पे एंड आएगा ना, ए सिलेक्टेड एंड बी नॉट, भाई दोनों बंदे जा रहे हैं ना, भाई दो बंदे इंटरव्यू के लिए गए, तो क्या बोलोगे बाहर आके,
यार ये हो गया मगर ये नहीं हो पाया, यस और नो, या अगर दोनों सिलेक्ट होते तो बोलते ना कि ए भी हो गया और बी भी हो गया, या तो नहीं बोलोगे बीच में ए हो गया या बी हो गया। कहानी समझ में आ रही है भाई? तो इसमें एंड आएगा और यहाँ पे केस बनेंगे, तो वन विल सिलेक्टेड, तो एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दो पोस्ट के लिए दो बंदे गए हैं, तो क्या होगा भैया, ए हो गया सिलेक्ट और बी नहीं हो पाया, या फिर बी हो गया ए नहीं हो पाया। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, हो सकता है आपको हो, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ए बी नॉट एंड और का मतलब प्लस बी ए नॉट, और इंडिपेंडेंट इवेंट तो अलग अलग आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। वैल्यू पुट कर दो बस खाली। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/3, बी नॉट कितना है 3/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना है 2/3। इसको काटना मत क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कितना आएगा 3/15, ये कितना आएगा 4/15, तो ये क्या आ गया हमारे पास 7/15। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? किस किस का ठीक था? 1 2 3 4। अच्छा, किसका आ रहा था 13/15? क्या करा था तुमने, क्या करा था बताओ, डाउट क्लियर करो। 13 अच्छा, तुमने ये कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा एक सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब कम से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए, कर दिया क्या? कहां बोल रहा है ज्यादा ज्यादा? तो बोल रहे ना ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, एट मोस्ट वन विल सिलेक्टेड सुना लिखा हुआ है, क्या एट मोस्ट लिखा है क्या? कहानी समझ में आ गई भाई? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत बार पेपर में आ रखा है। तो थोड़ा सा ब्रेक रख रहे हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू।